Hello everyone, my name is Abu Shahma Khan. I am a third year MBBS student at Jawaharlal Nehru Medical College, AMU, Aligarh. I scored 671 marks in NEET 2023 and currently I am a mentor at आदित्य जोशी मेंटरशिप। तो गाइज़ आज इस वीडियो में हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, वो कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग जो है स्टार्टिंग में करते हैं, अवॉइड नहीं करते हैं, जिसके वजह से जो है बहुत सारी आपको प्रॉब्लम होती है, मार्क्स कम हो जाते हैं और वो आपको बहुत ही लेट रियलाइज़ होता है कि आप वो मिस्टेक करते आ रहे थे। तो अगर आप स्टार्टिंग से उन मिस्टेक्स की ध्यान दे लेते हैं, उनको आप जो है टैकल करके उनको जो है सही कर लेते हैं, तो आपके मार्क्स स्टार्टिंग से ही अच्छे हो जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और जो है लास्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आज हम उसके बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहली मिस्टेक है और बहुत ही कॉमन मिस्टेक है वो है एनसीईआरटी को इग्नोर करना। बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे वो या तो कहीं कोचिंग ज्वाइन करते हैं, वहाँ से उनको कोचिंग के मॉड्यूल्स मिलते हैं और जो है स्टार्टिंग में उनके पास टाइम भी ज़्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं कोचिंग के मॉड्यूल्स से पूरी थ्योरी पढ़ने लग जाते हैं और उसके साथ साथ जो है कोई भी साइड बाय साइड बुक मिलती है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगेंगे और भी थ्योरी को डिटेल में पढ़ने लगेंगे। मतलब क्या है कि वो आपको पीएचडी नहीं करनी है, तो आपको कोई साइड बुक इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करना है, आपको एनसीईआरटी पे ही स्टिक करके रखना है ना। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। बायो के अंदर अगर देखा जाए, केमिस्ट्री के अंदर देखा जाए, बायो के अंदर आपके 95% से ज़्यादा क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं। ऐसे केमिस्ट्री में भी डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से आपका स्टेटमेंट आ जाता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, टेक्स्ट क्वेश्चन से किया जाता है, एनसीईआरटी के टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। मतलब क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो आपको उतना ही अगर उसको आप जो है अच्छे से करके जाओगे तो आपका हो सकता है, आराम से हो जाएगा। बाहर की जितनी भी चीज़ें पढ़ोगे वो आपको एट द एंड जो है उससे ज़्यादा कुछ आपका मिलेगा भी नहीं और वो सब क्वेश्चन आपको पूछे भी नहीं जाएंगे नीट के अंदर, है ना। बच्चे सोचते हैं स्टार्टिंग में कि टाइम होता है, बहुत सारे लोगों को देख के फोमो में आ जाते हैं और उनको ये भी लगता है कि एनसीईआरटी बहुत बेसिक है, बहुत लिमिटेड है, क्योंकि उनके कोचिंग में भी थोड़ा डिटेल पढ़ाया जाता है ना। तो उससे इधर उधर भटकने लगती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो टॉपर्स है इसको बहुत जल्दी समझ जाते हैं। पेपर को जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह देख के उनको ये अंदाज़ा लग जाता है कि क्वेश्चंस जहाँ से आ रहे हैं उसी बेसिस पे हमें पढ़ाई करनी है। हमें सिर्फ एक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो नीट है उसको हमें क्रैक करना है, हमें यहाँ पीएचडी नहीं करना है, ना वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, ना आपका कोई नॉलेज इस तरह से टेस्ट होगा। जिस तरह से जिस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं नीट में वो आपको उस तरीके से आना चाहिए, है ना। तो ये एक पहली मिस्टेक है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स करना है, अच्छे से करना है, बाहर किसी रिसोर्स पे नहीं जाना है, ना ही जाके आप बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब चैनल हैं वहाँ पे सब लोग पढ़ाते हैं। तो जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, जहाँ से आपने स्टार्ट कर दिया, वहाँ से उनके ऊपर ट्रस्ट करो। अगर उस कोचिंग से लोगों का सिलेक्शन हुआ है कभी भी पहले या कुछ रैंक आई है अच्छी, तो वहाँ का कंटेंट अच्छा है, आप उस पर उस टीचर पर भरोसा करो, उसका ही कंटेंट पढ़ो, है ना। इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बैंक के बारे में बता देता हूँ। ये इतना बेस्ट है, मुझे तो सबसे बेस्ट लगा कि मेरे टाइम पे अगर ये होता तो मैं ज़रूर इसको लेता, है ना। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एनसीईआरटी की हर एक लाइन से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए एनसीईआरटी की हर एक लाइन से आपको यहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है और हैंड पिक्ड क्वेश्चन है। और हर चैप्टर के अंदर आपको 1000 से क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा हर चैप्टर में मिलेंगे। एनसीईआरटी की हर लाइन से बनाया हुआ क्वेश्चन होगा। तो इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई रिसोर्स होगा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। बच्चे क्या करते हैं कि इधर उधर से जाके मतलब कोई भी मॉड्यूल या कहीं इधर उधर से क्वेश्चन करते हैं। हाँ, आपको पीवाईक्यूज़ करना ज़रूरी है, वो तो करना है, उसके साथ साथ अब एनसीईआरटी के किसी भी लाइन से क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो उसको आपको कवर करने के लिए अगर आप ये करते हो तो इसका पीडीएफ आप परचेस कर सकते हो, है ना। आदित्य जोशी एप्लीकेशन पे आपको इसका मिल जाएगा सारी डिटेल्स। फिजिक्स के लिए अगर आप सिर्फ फिजिक्स का लेते हो 299 का आपको मिलेगा पूरा पीडीएफ, ठीक है। सिर्फ केमिस्ट्री का लोगे तो भी 299 का है, सिर्फ बायो का लोगे तो भी 299 का पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, बहुत ही बेस्ट है। तो इसको आप अगर आप इंटरेस्टेड हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, बेस्ट रिसोर्स है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं वो है टेस्ट की एनालिसिस ना करना। टेस्ट तो देखो ज़्यादातर लोग देते हैं, है ना। जो टेस्ट नहीं दे रहा है वो तो फिर खुद से ही मान रहा है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या है, क्लास भी करते हैं, पढ़ाई अच्छे से करते हैं, फिर जाके टेस्ट भी देते हैं। टेस्ट देने के बाद अब यहाँ पे जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स है वो एनालिसिस नहीं करता है या फिर अच्छे से एनालिसिस नहीं करता है, इंपॉर्टेंस नहीं देता है टेस्ट की एनालिसिस को, खासकर स्टार्टिंग में, ठीक है। जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है स्टार्टिंग के टाइम पे, है ना। तो आपको करना क्या है, स्टूडेंट्स जो है जब आप टेस्ट देते हैं ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, सिर्फ मार्क्स देखेंगे, कम आएंगे मार्क्स, डिमोटिवेट हो जाएंगे, गुस्सा आएगा, छोड़ देंगे, ठीक है।
वो ये भी नहीं देखने जाते कहाँ से कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। आपको मार्क्स देखना है, उसके बाद पेपर को लेके बैठना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपके गलत हुए। सबसे पहले तो एनालिसिस अच्छे से करनी है, उसमें आपको किस तरह से एनालिसिस करनी है ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले वो क्वेश्चन क्यों गलत हुआ उसका आपको रीज़न देखना है। क्या आपका जो, क्योंकि आपने अगर वो टेस्ट दिया है तो आप वो टॉपिक पढ़े थे, तो क्या आपकी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई है, कोई आप कॉन्सेप्ट ही भूल गए, आपको कॉन्सेप्ट ही याद नहीं है किस तरह से क्या था उसके अंदर, है ना। या तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, उसको भी नोट डाउन करो, ठीक है। दूसरा है आपका कि आपने जो है कोई फैक्ट वगैरह, कोई जो है फार्मूला था, कोई डेटा था जो आप भूल गए डायरेक्ट, है ना। या फिर तीसरी गलती ये हो सकती है कि आपको सारी चीज़ें याद थी लेकिन आपने कोई सिली मिस्टेक कर दी, आपने पढ़ने में करेक्ट इनकरेक्ट कर दिया, ऑप्शन गलत टिक कर दिया, कोई सिली स्मॉल कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, कुछ भी कोई भी तरह की सिली मिस्टेक। ये 3 तरह की गलतियाँ होती हैं मेजरली, है ना। तो वो एनालाइज करना है किस तरह से गलत हुआ वो चीज़। उस क्वेश्चन को आपको मिस्टेक नोटबुक बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आपको वो चीज़ ऐड करना है। और गाइस पहली चीज़ तो आपने ये कर ली कि आपने जो भी क्वेश्चन गलत हुआ था उसको आपने जाके अपने मिस्टेक नोटबुक में ऐड कर लिया कि किस तरीके से, किस तरह से वो क्वेश्चन गलत हुआ, वो चीज़ आपने ऐड कर लिया मिस्टेक नोटबुक में जाके प्रॉपरली, ठीक है। और उसको नेक्स्ट टेस्ट से पहले या फिर नीट से पहले जब जाओगे आप, उस टाइम पे आपको सारी चीज़ें वो रिवाइज़ करके जानी है, देख के जानी है कि किस टाइप का कौन सा क्वेश्चन आप किस तरह से गलत किए हो। और दूसरी चीज़, टेस्ट एनालिसिस में ये करने के बाद आप जैसे कोई कॉन्सेप्चुअल या उस टाइप की मिस्टेक है तो आप दोबारा से अपनी नोट्स या एनसीईआरटी ओपन करोगे, वहाँ से जाके सिर्फ उस टॉपिक को, या तो एक पैराग्राफ है जो भी वो टॉपिक है, उस टॉपिक को आपको जाके दोबारा से एक बार रिवाइज़ करना है अच्छे से, है ना। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट वगैरह भूले हो, वहाँ से सिर्फ उतना ही देखोगे तो बहुत लिमिटेड, बहुत कम टाइम लगेगा। एक टॉपिक पढ़ने में, पढ़ना क्या, रिवाइज़ करने में कितना टाइम लगता है। तो आप जाके वो करो, उससे आपका जो है वो चीज़ अगर एक बार स्ट्रांग हो गया, जो चीज़ें आती हैं वहाँ से तो आपके नंबर आ ही रहे हैं। इन चीज़ों पे आपको मोस्टली टाइम देना है। अब ज़्यादातर बच्चों क्या सोचते हैं कि सर इसमें ही अगर मैं एक तो 3 घंटे टेस्ट दिया, फिर उसके बाद आप एनालिसिस करोगे तो ये इतने डिटेल में करोगे तो आपके 3-4 घंटे भी लग सकते हैं, है ना। तो लोग सोचते हैं इतना टाइम दे रहा हूँ तो ये टाइम वेस्ट हो रहा है। वेस्ट नहीं हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आपका वीक पोर्शन है। सारे जहाँ से गलत हो रहे सारे वीक पोर्शन है, इसको ही आपको सही करना है, इस पर ही आपको ज़्यादा टाइम देना है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर उसके बाद गाइस तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं कि बहुत सारे रिसोर्स यूज़ करते हैं। वहीं जो मैंने पहले बोला कि साल के स्टार्टिंग जैसे ही होगा एनसीईआरटी को इग्नोर करने लगेंगे बच्चे, बहुत सारे इधर उधर के जो है कोचिंग मॉड्यूल से पूरा डिटेल में पढ़ने लग जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारे इधर उधर के जो है एक्स्ट्रा जो आपके साइड बुक्स होते हैं वो सब पढ़ने स्टार्ट कर देंगे। और उसके साथ साथ वहीं बहुत सारे चैनल से बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करने लग जाएंगे। एक ही टॉपिक को 2-2 3-3 जो है यूट्यूब चैनल से इधर उधर से जाके देखेंगे, है ना। तो आपको अपना रिसोर्स लिमिटेड करना ही पड़ेगा, है ना। अगर आप अपना रिसोर्स लिमिटेड नहीं करोगे तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं। पहले तो ये है कि कई जगह से पढ़ोगे तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा और आप इधर उधर बस भागते रहोगे। यहाँ से आपको नहीं समझ में आएगा, कोई कठिन चीज़ आएगी, आप दूसरे पे भागोगे, ठीक है। इससे आपका होगा टाइम वेस्ट, आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट नहीं होगा, आप इधर उधर भटकते रहोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगा, आप कंफ्यूज रहोगे उसी में, कहाँ से पढ़ूँ, कौन सा टॉपिक किधर से पढ़ूँ, किधर से नहीं पढ़ूँ, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि फिर जब आपका एंड में टेस्ट से पहले या फिर नीट से पहले जब आपको रिवीजन करना होगा तो आपने इतना कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ तो आप रिवाइज़ करने का आपके पास टाइम ही नहीं है ना। तो आपको इसीलिए अपना रिसोर्स बिल्कुल लिमिटेड रखना है। वो लिमिटेड रिसोर्स क्या है, आपका क्लास नोट्स, जिस टीचर से आपने पढ़ा उनके क्लास नोट्स जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं वो। दूसरी चीज़ आपका एनसीईआरटी, बायो के अंदर सिर्फ मेनली एनसीईआरटी पे फोकस करना है। केमिस्ट्री में भी कुछ पोर्शन है जैसे कि आपका इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, यहाँ पे भी एनसीईआरटी पे फोकस करना है। बाकी आपके फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, इस टाइप के जो चैप्टर्स हैं, इस टाइप के जो सब्जेक्ट हैं, इनके अंदर आपको क्लास नोट्स पे ही फोकस करना है, वहीं से पूरा रिवीजन करना है। बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ही साथ में, है ना। तो ये आपका जो है एक लिमिटेड रिसोर्स इतना ही होना चाहिए, है ना। इसके बाहर आपको नहीं जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद चौथी मिस्टेक, और बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है ये, नीट के लिए मैं इसको सबसे इम्पॉर्टेंट समझता हूँ, ये मिस्टेक जो बच्चे करते हैं। क्योंकि बच्चों का, ज़्यादातर बच्चों का क्या है ना, बचपन से ही ये आदत होती है कि बचपन से जो है हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, जाके एग्ज़ाम दे देते हैं। मल्टीपल टाइम्स बार बार रिवीजन करने की आदत नहीं होती है ना। तो लैक ऑफ रिवीजन अगर आप नीट के प्रिपरेशन में कर रहे हो तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। इससे तो आपके मार्क्स ही नहीं आएंगे आपने, क्योंकि जब आप क्लास में पढ़ोगे आपको लगेगा आपको सब समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ आया। फिर जब आप बाद में क्वेश्चन करने जाओगे, जब आप टेस्ट में क्वेश्चन करोगे तो नहीं होंगे। या फिर जिस टाइम पे आपने क्लास में पढ़ा था उस टाइम पे क्लास में जब सर ने क्वेश्चन कराया तो आपने कर लिया, लेकिन जब आप बाद में जाके टेस्ट देते हो, बाद में जाके जब आप जो है नीट के अंदर जब एग्ज़ाम दे के आ जाते हो
तो आपका जो है वही क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने टाइम टू टाइम जो है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ नहीं किया अच्छे से। अगर आप रिवाइज़ करते तो जैसा आपने पहले दिन पढ़ समझा था फर्स्ट डे पे, ठीक है, वैसे ही आप रिवाइज़ करते रहते तो वो आपके दिमाग में परमानेंटली फिट हो गई होती चीज़ें, तो आप उसको बाद में भी आपका याद रहता है ना, नीट तक वो याद रहेगा। लेकिन मल्टीपल टाइम्स उसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करना पड़ता है ना। तो एक बार तो आपको जो है 1-2 दिन के अंदर अंदर एक बार फास्ट रिवीजन उसको कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि आप एटलीस्ट 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर फिर से एक बार दोबारा रिवाइज़ कर लो, जो आपका जो है पार्ट टेस्ट होता है उस हिसाब से आप रिवाइज़ कर सकते हो। फिर जो है 1 आध महीने के बाद भी एक बार रिवाइज़ कर लो। अगर आप 3 बार एक टाइमली जो है 1-2 दिन के बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद, फिर 1 आध महीने के बाद अगर आप ये 3 बार रिवाइज़ कर लेते हो ना, तो इस स्पेस टाइम में जो है आपका इतने में परमानेंट मेमोरी आपकी बन जाती है। फिर उसके बाद आप फाइनल रिवीजन करके जाओगे, वो सारी चीज़ें याद रहेंगी, है ना। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। उसमें भी आपको धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, जो चीज़ अच्छे से याद हो गई, जो आप टेस्ट वगैरह क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उसके अंदर जहाँ से चीज़ें अच्छे से याद हो चुकी हैं उनको थोड़ा थोड़ा स्किप करके, और जो चीज़ें नहीं याद हो रही हैं उन चीज़ों को आप जो है शॉर्ट नोट्स में अपने ऐड कर सकते हो, या अपना अलग से जो है कोई पेपर वगैरह पे लिख के अपने आसपास स्टडी टेबल के आसपास आप रख सकते हो, कहीं लगा सकते हो, जिससे वो बार बार देख के आप उनको याद करते चलो, है ना। ये हो गया। अब जो है इसी के अंदर मैं बता देता हूँ कि आप जो है रिवीजन जब आप करते हो तो वहीं मैंने जो चीज़ें बताई कि आप जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही हैं वो सब आपको शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है। अब ये है कि शॉर्ट नोट्स में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि एग्जैक्टली क्या क्या हमें ऐड करना चाहिए, है ना। तो जो आपके ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं, है ना, जो आपने पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट बार बार आप भूल जा रहे हो, कठिन है, वो सब उसको आप शॉर्ट में करके शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हो। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि जो चीज़ आप बार बार भूलते हो, है ना, आपने पढ़ा फिर भूल गए, फिर आपने पढ़ा फिर भूल गए, फिर गए टेस्ट में फिर से याद नहीं आया, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम पढ़ते हैं याद करते हैं, कितनी भी कोशिश करते हैं नहीं याद होती, उनको उसमें लिख लेना है शॉर्ट नोट्स के अंदर, क्योंकि उसको आप जो है टेस्ट से पहले तुरंत फटाक से रिवाइज़ कर सकते हो, कम चीज़ें होंगी तो वो सब चीज़ें जो आपको याद नहीं रहती हैं, जो कॉन्सेप्ट्स ट्रिकी हैं, जो आप बार बार भूल रहे हो, कोई एनसीईआरटी की लाइंस कहीं कहीं इतनी डिफ़िकल्ट है ना जो आप समझ नहीं सकते, वो एग्जैक्ट आपको लाइन याद रखनी पड़ेगी, है ना, उसकी जो वर्डिंग्स हैं। जैसे कि आप बोटनी के अंदर जाओगे तो बोटनी के अंदर खास करके क्योंकि लेंदी लेंदी जो है ना ऐसी लाइंस लिखी हुई हैं किसी के बारे में, लाइक मॉसेस के बारे में, ब्रायोफाइट के बारे में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको एग्जैक्ट उनके वर्ड्स पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन कौन सा वर्ड है। वो एक वर्ड के इधर से उधर चेंज करेंगे वो पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। तो उसमें से जो लाइंस आपको याद नहीं हो रही है वो सब आप शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड कर लो, है ना। तो ये चीज़ आपका रिवीजन को बहुत अच्छा बना सकती है। जो चीज़ आपके वीक है, जो नहीं याद हो रहा है, जो कठिन है, उनको शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो, उसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हो। छोटा मतलब कम चीज़ें रहेंगी तो, है ना। फुल रिवीजन तो आप करते ही रहोगे टाइम टू टाइम। फिर एक चीज़ और है कि आप जैसे फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री, इनमें जो है बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें मोस्टली फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, फार्मूलेज होते हैं। तो एक आप फार्मूला शीट बना लो फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, तो इसका फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स का यहाँ से काम हो जाएगा, है ना, फार्मूला शीट से। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपने रिवीजन को और जो आपका रिटेंशन है वो बहुत अच्छा कर सकते हो, है ना। तो गाइज एक मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, ओवर अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को। जब उनको जो है जितने क्वेश्चन आते हैं उतने कर लिए, फिर जो नहीं आ रहे हैं उसके अंदर सोचते हैं तुक्का मार देते हैं, अंधा जो है तुक्का मार देंगे बहुत सारे क्वेश्चन। तो उससे क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, मार्क्स कम हो जाते हैं। तो उतने क्वेश्चन जिन पे जो आपको अच्छे से आ रहा है वो करिए, जिनके अंदर थोड़ा बहुत अब अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह लगा कर सकते हैं, क्वेश्चन अच्छे से हो जा रहा है तो ही उसको अटेम्प्ट करिए। ये नहीं कि बिल्कुल अंधा तुक्का मार के नहीं आना है ना क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आप सिर्फ तुक्का मारोगे नेगेटिव मार्किंग होगी, मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे, है ना। तो एक्यूरेसी अपनी देखो कितनी एक्यूरेसी है। इस चीज़ को सबसे बेस्ट सॉल्व करने, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि बहुत कम अटेम्प्ट न कर लें या कितना अटेम्प्ट करें कितना नहीं। कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो है वो बहुत सारे नहीं आते हुए क्वेश्चन भी किसी तरह अटेम्प्ट कर देते हैं, फिर लास्ट में उनको पता चलता है कि जो है बहुत कम ऐसे क्वेश्चन थे जो जहाँ पे प्रॉब्लम थी उन्होंने जो है कर दिया अटेम्प्ट। अब उनको समझ में भी नहीं है, वो दोबारा इतना टाइम भी नहीं होता है कि सारे क्वेश्चन पढ़ पढ़ के देखें कहाँ पे कन्फ्यूज़न था, तो वो उसी में चला जाता है, क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। क्योंकि आप स्टार्टिंग में कर रहे हो, आपके पास जो है टाइम लिमिटेड होता है, तो आप ज़्यादा उसमें सोच भी नहीं सकते। लास्ट में आपके पास टाइम बचा भी है, फिर भी आपने गलत कर चुके पहले से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको अपने पेपर में 3 राउंड्स में पेपर करने हैं, है ना। फर्स्ट राउंड में जो आपको बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है जो तुरंत हो जाएंगे, आपको आते हैं बस देखा, खासकर बायो वगैरह में या फिर केमिस्ट्री के कुछ पोर्शन में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे
देखिए आपने बस क्वेश्चन पढ़ा, देखा, वन वन लाइनर, सीधा आंसर मारा, आगे बढ़े। इस टाइप के जितने क्वेश्चन है फर्स्ट राउंड में करना है। बीच बीच में जो क्वेश्चन आपको थोड़ा मॉडरेट या थोड़ा लेंदी या फिर उसमें कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है या फिर ज़्यादा लेंदी है, उस पर आपको सर्कल मारना है, आगे बढ़ते जाना है। जो ईजी क्वेश्चन है करते जाना है। जब आप पूरा एक राउंड लगाओगे ना तो आप देखोगे मोस्टली क्वेश्चन आपके हो गए, है ना। मोर देन 100, मोर देन 120 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, क्योंकि ज़्यादातर ईजी क्वेश्चन ही होते हैं, है ना। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड में आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको आते थे, थोड़ा लेंदी है या मॉडरेट है, लेकिन उसमें भी ये नहीं कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप बैठ के बहुत देर देर तक सोच रहे हो उसको, है ना। जो क्वेश्चन आपको पता है कि किस तरीके से होगा, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको आप सेकेंड राउंड में करो सारे क्वेश्चन। जब आप सेकेंड राउंड तक जाओगे ना तो आप देखोगे कि जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब वही क्वेश्चन है जो या तो आपको बिल्कुल ही नहीं आते हैं या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है कुछ, ठीक है। तो उसको थर्ड राउंड में आप रखोगे तो यहाँ तक क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चन इजी थे सारे हो गए, जो आपको आते थे सारे हो गए। अब वहीं जो भी 10, 5, 15 जो भी है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना आपकी तैयारी है, हिसाब से बहुत कम क्वेश्चन आपको लास्ट में बचेंगे। तो उस पर आप आराम से, अब क्या होगा कि आपने टाइम वेस्ट कहीं भी नहीं किया, तो आप आराम से 2 से ढाई घंटे के अंदर आराम से जो है आप कर सकते हो ये सारी चीज़ें। तो लास्ट में आपके पास देखोगे कि आप आधे 1 घंटे आपके पास बचे हुए हैं, आप आराम से सोच के वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन लगा करके बार बार एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व करके आप वहाँ पे, आपके पास टाइम होगा, आपके पास ये होगा कि मुझे जो आते थे मैंने कर दिए। अब आपको पता होगा कि आप कितने जो है आपकी एक्यूरेसी कितनी है, जो आपने किया है पहले वो सारे क्वेश्चन सही होंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसके अंदर, है ना। तो अब इसके अंदर आपके पास टाइम भी होगा और आपको सोचने का टाइम होगा कि कितना आपको अटेम्प्ट करना है, कितना छोड़ना है। यहाँ से आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हो, है ना। तो ये 3 राउंड में इस तरीके से पेपर करोगे तो बहुत अच्छा जाएगा और गलतियाँ जो है, नेगेटिव मार्किंग बहुत कम हो जाएगी, है ना। तो ये जो मैंने 5 मिस्टेक्स बताए, है ना, इनको आप अगर ध्यान से अपने स्टार्टिंग से ही ध्यान देते हुए चलते हो और इन पे ये सारे मिस्टेक्स से अगर आप बच जाते हो तो आप जो स्टार्टिंग से ही एक एक्स्ट्रा एज ले लोगे ज़्यादातर जो नीट एस्पिरेंट है उनसे, है ना। तो इन बातों का आप अच्छे से ध्यान रखना और जो है अच्छे से पढ़ाई करो, इन मिस्टेक्स से बचना और जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना, फार्मूला शीट बनाना, बार बार रिवीजन करते रहना, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बाकी अच्छे से मेहनत करते रहिए।